हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम आज की क्लास में बात करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो बिहार पीसीएससी यानी कि जो बीपीपीएससी है, इसके द्वारा यहाँ पे जो है 1957 वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो कि अब हमारे पास जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जिसमें से आप देखेंगे साइंस का जो वेटेज है, ये साइंस का जो वेटेज होता है, ये लगभग लगभग 25 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। और प्लस हिस्ट्री का जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में ही जो मॉडर्न हिस्ट्री में इसका भी 25 लगभग लगभग एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन का एवरेज होता है। तो यानी कि ये 50% के आसपास एरिया कवर कर रहा है साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो पॉलिटी है, पॉलिटी के भी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद जियोग्राफी है, ठीक है, इसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चन में से आपको देखेंगे कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। 50 ये हो गया, और ये लगभग लगभग 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 50% से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे वेटेज इसका देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है जियोग्राफी का जो सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और फिर इसके बाद जो 50 जो क्वेश्चन आते हैं 100 में, ये जो है बिहार जो स्पेशल है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल आप देख सकते हैं 1957 यहाँ पे वैकेंसीज निकल करके सामने आई है, जो कि नोटिफिकेशन में रिलीज किया गया, ठीक है। अभी तक हमने जो है बिहार स्पेशल का जो हमने देखा था, बिहार स्पेशल में हमने एक क्लास कवर कर लिया है। इसमें से हमने कुछ जो है जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, पीवाईक्यू यानी कि जो जो पीवाईक्यूज है इसको भी डिस्कस किया है, प्लस जो आने की जो संभावना है उसको भी हमने डिस्कस किया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस की, ठीक है। आज की क्लास में हम साइंस के क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे। और आप सभी को ये भी पता होगा कि एडुटेरिया जो बिहार के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा जो है इसी से ही क्वेश्चन आपको देखने को, डायरेक्ट क्वेश्चन एडुटेरिया से देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज को जो है करेंगे, और इसके साथ साथ आपका जो बेस है ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग ये जो है यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है। लेकिन अब की बात जो 70 जो बीपीएससी का जो फ्री होने वाला है, इसमें क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसमें नहीं देखेंगे कि जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अब पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि सही मिलान करने हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने साइंस को पढ़ रखा है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं। तो अगर देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से क्या होता है, यहाँ पे जो सही मिलान करना है, प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन से जो है हमें शरीर में जो ऊर्जा है वो मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे वसा कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है, ये जो है आपको जो है शरीर में जो वर्तक जो भोजन जब हम लेते हैं उसके रूप में, ऊर्जा के रूप में ये भी कार्य करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यानी कि जो ऊर्जा देने वाले जो भोजन है इसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। और प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है, तो अब यहाँ पे क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, यही है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया हमारा, ये देखिए। तो यानी कि ए का क्या होगा, दूसरा। अब आप देखेंगे ए का तीसरा यहाँ पे नहीं है, ये पहला है, ये भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बी निकल के आ जा रहा है। अगर आपको केवल एक ही स्टेटमेंट मालूम है तब भी आप आसानी से कर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन भी सीखना है और आपको करना है। अब देखिए प्रोटीन को यहाँ पे समझ लेते हैं। प्रोटीन प्रोटीन का क्या कार्य होता है, प्रोटीन में जो है आवश्यकता, प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है ना, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो ये क्या है, इसका हो जाएगा ये, ठीक है। शरीर की वर्धन मतलब जो भोजन है उसके माध्यम से जब हम प्रोटीन लेते हैं तो शरीर को क्या है, जो है शरीर की वृद्धि में और इसे स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। इसे जो है शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बचा क्या, विटामिन हमें जो है रोगों की, जो रोगों से जो रक्षा होती है, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी जाते हैं ना, तो ऐसे रोगों से जो है विटामिन जो है हमें जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो सत्य कथन है इसका चयन करना है। देखिए सबसे पहले तो ये आप देखें कि ये क्या होते हैं, जो रुक्षांश क्या होते हैं। पहला स्टेटमेंट यही दे रखा है, रुक्षांश शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ये कह रहा है। ये क्या होता है, हम जब हम खाना खाते हैं तो खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादपों में, जैसे जो पादप है ना उनके उत्पादों से की जाती है। जैसे कि हम अगर जो है जैसे दाल खाते हैं, ठीक है। अब दाल में क्या है, जो दाल का अरहर का पेड़ है मान लीजिए, तो उसमें क्या है, उसके पेड़ के जड़ के पास एक जो है कीट पाया जाता है, उसमें क्या है प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन जो है दाल में जो है जाता है, जब वो मर जाता है, जो कीड़ा होता है वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उससे अपशिष्ट होता है, तो वो जो है दाल के पौधे में जाता है, जिससे जो है उसकी जब हम खाते हैं तो सूखने के बाद प्रोटीन उसमें इस प्रकार से चला जाता है। तो क्या मुख्य स्रोत जैसे इसके क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्रोत की अगर बात करें तो जैसे दाल हो गया, ठीक है। और इसके बाद आलू हो गया। फिर अगर जैसे कुछ ताजे जो फल होते हैं ये हो गए, ये कुछ आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ताजे फल है तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, सब्जियां भी हो जाएगा, ठीक है। सब्जी जो हम खाते हैं इसी प्रकार से प्रोटीन जो है पोषक तत्व के रूप में जो है जाती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। अब ये देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो है
पादप उत्पादों से ये इसकी जो है क्या पादप उत्पाद क्या है, जैसे कि कोई जीव है वो पेड़ के नीचे है तो उन्हीं के तो उत्पाद से ही तो हमें जो प्रोटीन वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या दूसरा तो हमारा सही हो जाएगा, फिर हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। अब देखिए तीसरा गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है। ऑटोमेटिकली कोई नहीं, हमें पता है कि ये वाला सही है तो उपयुक्त में से कोई, ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में जो है कथन दे रखा है, कह रहा है कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। तो देखिए सभी लिखा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कारण क्या है, कारण क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अब सभी प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण होते तो ऐसा तो नहीं है। अब जैसे आप कोई भी प्लास्टिक ऐसी बॉटल भी आती है, क्या उसे पारदर्शी आप देख सकते हैं? कुछ ऐसे प्लास्टिक की जो बॉटल्स वगैरह भी आती हैं जिससे हम जो है देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं प्लास्टिक के जिससे हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये कथन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऐसे पदार्थ जिनमें आर पार वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी कि ये जो है सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा और कारण सही। ठीक है, कथन असत्य परंतु कारण सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि अगर हम तीसरे का जो बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है देखिए, अब एक तरीके से विधि दे रखा है और सही सम्मिलित करना है और पदार्थों का पृथक्करण, पृथक्करण मीन्स अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, इन्हें क्या सेपरेट करना, तो कैसे जो है विधि के द्वारा जो हम जो है विधि एक प्रकार से जैसे अनाज से भूसा को पृथक करना, ये क्या निस्तारण दे रखा है। ठीक है, तो फिर वाष्पन द्रव में घुले ठोस को अलग करना, फिर निष्पावन निष्पावन रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना। अब ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वाष्पन है यानी कि जो इवेपोरेशन है, ये क्या है, ये जो है जब भी हम जल में कुछ जो ठोस जिस अपशिष्ट होते हैं वो इवेपोरेशन के कारण जो है क्या पानी जो इवेपोरेट हो जाता है, उसके जो ठोस जो अपशिष्ट होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। जैसे अगर आपने जियोग्राफी में सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो जैसे कि रेड सी है, रेड सी में सैलिनिटी पाई जाती है, तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो है इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण सैलिनिटी यानी कि जो लवणता है अधिक हो जाती है। और लवणता क्या है, एक तरीके से ठोस अपशिष्ट के रूप में, जैसे हम नमक बोलते हैं, तो ये क्या है ठोस अपशिष्ट के रूप में होता है, इसलिए सैलिनिटी वहाँ पे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि वाष्पन। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ये तो हमारा सही है। अब देखिए जो निस्तारण होता है ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि अगर आपने बालू वगैरह छाना होगा ना, तो ये होता है रेत, रेत के लिए होता है, रेत एवं जो जल के मिश्रण को जो चीजें अलग करती है उसके लिए होता है, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसके बाद निष्पावन, ये क्या है, ये अनाज के लिए होता है। ये क्या होता है, जैसे कि हम अनाज और अनाज के लिए, जैसे कि हम गेहूं के समय में गेहूं और भूसा को अलग करते हैं, तो उसके लिए होता है। ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपको कैसे जो है छोटी छोटी जानकारी आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी है। जैसे रेड सी के एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो वहाँ पे भी सैलिनिटी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलिनिटी से कैसे हम जो है इसको यहाँ पे सही कर रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी मैटर कर रहा है। इस तरीके से आप छोटी छोटी जानकारियों के साथ अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है निम्न निम्न में कौन सा तने का कार्य नहीं है। अब तना क्या होता है, चलिए देखिए, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। अब ये हमने देख लिया, जो तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट थे ये हमने देख लिया। अब देखिए तने जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें होती हैं क्या करती हैं, मिट्टी का जो मिट्टी से जो जल का जो अवशोषण है ना वो जड़ें करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट तो ये है गलत हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे जड़ें हैं, जड़ों के माध्यम से ही तो जल जो है पेड़ पौधों को मिलते हैं, तो ये क्या होगा, तना जो है जल एवं खनिज लवणों की पत्तियों तक ले जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, भोजन, भोजन के बारे में देखिए कह रहा है कि जैसे जड़ें होती हैं और तना जल एवं खनिज पत्तियों को, खनिज को जो पत्तियां होती है, जैसे कि ये पहला ऑप्शन क्या है, तना जल खनिज, ये तीन है ना, तो जल को हमने बता दिया। अब क्या है खनिज, तो खनिज में क्या हो, खनिज को पत्तियों और जड़ पौधों के जो अन्य भागों में, पौधों के क्या होते हैं जो अन्य भाग है वहां तक पहुंचाता है, तो पत्तियां भोजन इन्हें संश्लेषित करती हैं। तो इसके बाद से तो ये कुछ इसमें जो है हमारा जो खनिज वाला है, तो ये तो कुछ स्टेटमेंट इससे जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो भोजन से जो तने यानी कि जो भोजन जो है तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है, तो ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट रॉन्ग। कैसे, देखिए, जैसे जो भोजन से तने से जो भोजन है तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, इस भोजन इन्हें संश्लेषित करती है। इस प्रकार की जड़ें जो है, जैसे गाजर हो गया, जैसे क्या है गाजर। ठीक है, और आपसे पूछा है तने का कार्य नहीं है, तो अब ये तने का कार्य कार्य क्या है, ये तो नहीं है कि जो है खनिज पोषक तत्वों को, उसका जल का जो अवशोषण है ये जो है इसका कार्य है। फिर भोजन को लेकर संग्रहित करना ये भी जो है तने का कार्य नहीं है। ठीक है, तना को दो तरफा मार्ग तक कार्य करता है, दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि जैसे गाजर हो गया, मूली, ठीक है, गाजर मूली
शकरकंद, ये कुछ ऐसे ये क्या है, जड़ें ही तो हैं, ये जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती है, एक आलू भी आप ले सकते हो, आलू भी एक प्रकार की क्या जड़ ही तो है, ठीक है? आलू को जो हम जो खाते हैं, तो ये क्या है, ये तने का कार्य पूछ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे एक बार मैं और बता देता हूँ, अगर आपको समझ ना आया हो। देखिए, यहाँ पे पूछ रखा है तने का कार्य नहीं है। अब देखिए तना क्या है, जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाता है। जल पत्तियों तक तो नहीं ले जाता ना। देखिए यहाँ पे जल एवं खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण के लिए एंजाइम वगैरह जो होते हैं, जो प्रोटीन वगैरह जो होती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से होता है। ठीक है? अब ये क्या है? ये तो हमारा स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो जाएगा। भोजन से भोजन क्या होता है? तने से होकर पौधों के अन्य भागों में जाता है। नहीं, ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से होता है ना। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है? फोटोसिंथेसिस ये आपने पढ़ रखी होगी। तो ये क्या भोजन, पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं ना। इसका तना का क्या कार्य है इसका? तो ये भी हमारा जो पहला और दूसरा गलत हो गया। ये भी गलत, तो हमारा जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सिर्फ इसमें से एक ही ऑप्शन पता होता फोटोसिंथेसिस वाला, तब भी आप इसको आसानी से कर लेते। ठीक है? अब देखिए हम बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। ठीक है? उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। शरीर में जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हें उसे जो है उपास्थि कहते हैं। ये आपसे कह रखा है। तो उपास्थि होती क्या है? देखिए जैसे हमारे शरीर में जो विभिन्न जो भाग हैं, उसमें से कुछ उसी स्थान से मोड़ अथवा जो घुमा पाते हैं, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि हम घुटने हो गए, जॉइंट्स हो गए ना, तो ये केतली, कंधा, गर्दन, ये क्या है, इन्हें जो है क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उपास्थ्य नहीं कहते। जैसे अगर आपने पढ़ी होगी ना बायोलॉजी, उसमें क्या कहते हैं, उन्हें जो है संधि कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। ठीक है? जैसे हमारे शरीर के जो भाग हैं, जॉइंट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। मोड़ अथवा जोड़ सकते हैं उपास्थियों के कारण। फिर शरीर में उपास्थियां कहते हैं। देखिए ये तो हमें डायरेक्टली पता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला बता दिया तो ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए कितनी बेसिक बेसिक जानकारी इसमें दे रखी है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, संधि। अब उपास्थियां क्या होती हैं? उपास्थियां जैसे जैसे कंकाल, ठीक है, कंकाल के कुछ अभिन्न अंग भी होते हैं जो हड्डियों को जितने कठोर नहीं होते, उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें जो है उपास्थि कहते हैं। जैसे कंकाल में क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जिन्हें मोड़ नहीं सकते, उन्हें उपास्थि। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके जो हाथों की जो हड्डी है, ज्वाइंट के और जो हथेली के बीच में, इसको क्या आप मोड़ नहीं सकते ना, तो इस प्रकार की हड्डियों को जो हम क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ठीक है? संधि और उपास्थि दोनों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें से मिलान करना है। ठीक है? अब ये आपने जो विभिन्न प्रकार की जो संधियां हैं, अगर ये पढ़ी होगी तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? अब देखिए कुंदुक खलिका संधि, कुंदुक खलिका संधि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, आप आसानी से मिला दोगे। देखिए ये क्या है, कुंदुक खलिका संधि वो होती है जो क्या है, सभी चारों तरफ जो है मुड़ सकती है। जैसे कि अगर आप हाथ के जो ऊपर जो पंजा होता है, हाथ का जो पंजा होता है, इसको आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ये चारों तरफ जो है मुड़ जाता है। आप देखेंगे 360 डिग्री तक जो है आसानी से मुड़ जाता है। उन्हें क्या कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। अपने हाथ कैसे मूव करेंगे आपको देखने को मिलेगा। तो एक क्या हो जाएगा, ये तीसरा है, जो सभी दिशाओं में मूव करती हो, जो गति करती हो। तो अब देखेंगे ए का फोर्थ ये हमारा नहीं होगा, ए का तीसरा ये हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। अब हमने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास अगर 50-50% का रेशियो आपके पास है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है आपको जो है रिस्क लेना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है? अब देखिए अब ये क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो धुराग्रह संधि होती है, जो धुराग्रह संधि होती है, ये क्या होती है, जो आगे पीछे और दाएं बाएं गति करती है, इन्हें जो हम क्या बोलते हैं, धुराग्रह संधि बोलते हैं। तो बी का हो जाएगा पहला। अब यहाँ पे देखेंगे बी का पहला, यहाँ पे फोर्थ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से, अगर आप ये नहीं मालूम है ना, तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? ये संधि के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है? अभी देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। ठीक है? पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है, ये तो सही बात है। जो मेन रीढ़ की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, उसे मेरुदंड बोलते हैं। उसी के माध्यम से पसलियां जो है जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप कंकाल तंत्र देखोगे तो उसमें से आप इस कंकाल तंत्र में देखेंगे, ये रीढ़ की हड्डी होती है। फिर यहाँ से ऐसे जो है जुड़ के ऐसे जाती है, फिर ज्वाइंट होता है, फिर ऐसे, फिर और यहाँ पे ऐसे ऐसे बना होता है, फिर ऐसे। तो ये क्या होता है, ये मेरुदंड हो गई। और ये आप देखेंगे ये क्या है, पसलियां हैं। ये पसलियां हैं, ये क्या है, कंकाल से जो है जुड़ी होती है। ठीक, या मेरुदंड से जुड़ी होती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ये सही हो जाता है। अब देखिए पहला सही है, ये सही है, चारों के चारों ऑप्शन में पहला दे रखा है, तो अभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। अब ये देखिए वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ये इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के जो कुछ महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने में ये मदद प्रदान करती है। ठीक है? जिसे कशेरुका कहते हैं। छोटी अस्थियों से जो बना होता है, इन्हें हम मेरुदंड में जो बहुत सारी, अभी देखिए ये जो मेरुदंड है, इसमें बहुत सारी हड्डियां भी होती है ना, तो उन अस्थियां या हड्डियां उसी को बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कशेरुका। यानी कि जो इसे हम क्या बोलते हैं, कशेरुका। ठीक है? तो ये जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इन्हें हम कशेरुका बोलते हैं।
ठीक है। ये फिर अब यहाँ पे क्या है, वज्र के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा जो है सॉरी ये हमारा 12 जोड़ी सॉरी पसलियाँ 12 जोड़ी ही होती हैं, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं उन्हें कशेरुका बोलते हैं, तो वो कैसी होती है, 12 जोड़ी होती है। ठीक है, जो वज्र के दोनों तरफ होती हैं। ये एक तरफ ये, एक तरफ ये, दोनों तरफ जो है 12 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे। शरीर के सभी अंग पसली पिंजस में सुरक्षित रहते हैं। तो ये आप देखेंगे ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग है। तो जैसे ही हमें रॉन्ग पता चलता है, तीसरा भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सारे हल करने हैं। अब बेसिक एनसीईआरटी को अगर आपने कवर किया होगा तो वहीं से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 लेवल के अभी ये क्वेश्चन है इसमें, लेकिन तब भी आपके कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने में काफी हेल्प करते हैं। केंचुए के बारे में आसक्त का जो कथन है उसे चयन करना। ये अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। जी हाँ, ये तो खाता है। इसमें अस्थियां भी पाई जाती हैं। अब ये बताइए, अस्थियां मीन्स हड्डियां। अस्थियां का मतलब क्या होता है, हड्डियां। केंचुए में कभी हड्डी देखी है? ऐसा तो नहीं है। पेशियां शरीर के घुटने बढ़ने में सहायता करती हैं, शरीर में चिकने पदार्थ की सहायता होती है। ठीक है, ये तो सही है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या अस्थियां होती हैं? यही हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, घोंघा। आपने जब भी कभी तालाब वगैरह में नहाए होंगे या देखे होंगे नदी के किनारे वगैरह में, आपने घोंघा जरूर देखा हो। तो घोंघा के जो बाह कंकाल है, घोंघा के अंदर क्या होता है, एक इस प्रकार का मैं सही से फिगर नहीं बना पाऊंगा, इस प्रकार का एक घोंघा होता है, उसके अंदर एक जीव होता है। जीव होता है ना, तो उसके ये जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी आवरण है, बाहरी कंकाल, उसके बारे में कह रहा है, बाह्य कंकाल पर विचार करना है। देखिए कितनी साइंस इंपॉर्टेंट है, अगर जो हम देखते हैं अपने आसपास वो भी जो है आप देखते हैं, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे क्या है, इसे कवच कहते हैं। कवच क्या होता है, ये जो घोंघा है उसके जो बाहरी कंकाल होता है उसे क्या हम बोलते हैं, उसे हम कवच बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कथन सही है। और ये जो घोंघे होते हैं, या इसे बाह्य कंकाल है, या घोंघे का बाह्य कंकाल भी इसे को भी कहते हैं, तो बाह्य कंकाल यही है। और ये भी जिस बाह्य कंकाल, घोंघा का बाह्य कंकाल क्या होता है, एक प्रकार का कवच होता है। इस प्रकार से आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला सभी में है, तो अभी हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये अस्थियों का बना होता है। अब बताइए ये अस्थियों का बना होता है? ऐसा तो नहीं है, अस्थियों का नहीं बना होता है। तो दूसरे जैसे हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, तो ये दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ये नहीं। अब देखिए तीसरा यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तीसरा क्या है, ये निचले में यह चलने में सहायता करता है। सहायता थोड़ी ना करता है, जब भी उसे मतलब एक तरीके से कठिनाई होती है वो अपनी सुरक्षा के लिए इसके अंदर होता है, ताकि मछली वगैरह उसे खा ना पाए। ठीक है, तो सहायता थोड़ी ना चलने में करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने हैं। अब क्या कह रहा है, पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, यानी कि रीजन पूछ रखा है, उनका जो शरीर होता है वो क्यों अनुकूलित होता है उड़ने के लिए। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। फिर अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है, ये नहीं है, मुलायम होगी तो उड़ ही नहीं पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और सभी शब्द तो नहीं होंगे क्योंकि ये वाला गलत है। तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। ठीक है, इस प्रकार से आप बेसिक जानकारी के साथ भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मछलियों के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, इसका कंकाल अस्थियों से ढका रहता है। अब ये बताइए, जो मछली अगर आप खाते होंगे तो देखे होंगे उसका कंकाल अंदर रहता है, तो अस्थियां क्या होती हैं, अस्थियां हड्डियां। ठीक है, तो कंकाल इसका मछली का कंकाल तो मांस पेशी से घिरा होता है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। पहला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा बचा। अब देखिए जो जो मांसपेशियाँ होती हैं वो तैरने की प्रक्रिया में शरीर का क्या कौन सा वो अग्र भाग होता है, जो भाग एक ओर मुड़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पंख तैरते समय संतुलित बनाए रखते हैं, जो पंख होते हैं वो क्या संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो सही है, तभी तो जो है मछली जो है तैर पाती है। फिर ये क्या मछली के पंख दिशा निर्धारित में सहायता करते हैं, दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। जी हाँ, पंख जो होते हैं उसके दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं, तभी तो मूव कर सकती है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमें देखना था सही कथन कौन से सत्य हैं। तो हमने देख लिया, हमने 12 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब वो करते हैं हम आगे। अभी देखिए हम यहाँ पे जो है डेली 25 25 से 26 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे, इसके बाद भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है ऊँट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। लंबे पैर क्यों होते हैं, जिसका कारण है उसका शरीर में जो गर्मी है उससे दूर है। ठीक है, ऊँट के जो पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर क्या हो, रेत की गर्मी से दूर रहता है। और उनमें क्या होता है, जो जो यहाँ पे जो मल वगैरह होता है, जो मूत्र का जो उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। यही कह रहा है, मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये सही है। ठीक है, और हमारा ये भी ऑप्शन सही है। क्या है, इसे पसीना भी नहीं आता। इन्हें मतलब जो ऊँट होते हैं इन्हें
पसीना नहीं आता है। उन्हें जो पसीना होता है उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे ऊँट का जो पसीना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं स्वेद। ठीक है? ये क्या है? ये आप याद रख सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्वेद किससे संबंधित है? ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, जब भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो स्वेद लिख लीजिएगा। तो ये क्या है, ऊँट में क्या होता है, जो स्वेद होता है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि शरीर से जो जल का जो ह्रास होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे कि हम पानी पीते हैं या इंसान जब पानी पीता है, कोई और जानवर पीता है, उसमें से क्या होता है, उसमें उन्हें पसीना क्यों नहीं आता है? जैसे कि इंसान को क्या है, जो इंसान है इसे पसीना आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी होता है, इसपे की जो ह्रास यानी कि जो पानी की जो निकलने की जो कैपेसिटी है, ये बहुत क्या है, हाई है। लेकिन ऊँट में ये क्या होता है, ये बहुत कम मात्रा में जो है इस जल की जो कैपेसिटी होती है वो ठीक है, ठीक है? वो कम ह्रास होता है, जिसके कारण उन्हें पसीना नहीं आता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीनों के तीन स्टेटमेंट सही है। और पूछा है हमसे असत्य कथन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कोई नहीं। ठीक है? इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? डॉल्फिन के संबंध में जो है क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है? अब यहाँ पे सत्य स्क्विड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं। ऑक्टोपस आपने देखा हो कि जो, जैसे चलिए दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जो डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकती है। ये बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। तो जो व्हेल होती है, व्हेल कहाँ होती है? देखिए अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, ओशिनोग्राफी, तो ये क्या होती है, अंध महासागर में पाई जाती है, अंध महासागर में। ठीक है? अंध महासागर जहाँ पे मतलब जहाँ सनलाइट वगैरह नहीं जाती है, ऑलमोस्ट 1000 मीटर के नीचे, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है, और सनलाइट हमारी कहाँ जाती है, 500 100 से 500 मीटर तक ही जाती है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। फिर अब ये क्या है, व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकती है, तो ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। और जो ऑक्टोपस है, छिछले जो पानी वाले जीव नहीं होते हैं। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है जलीय पौधों के विषय में असत्य कथन का चयन करें। जलीय पौधों के संबंध में जो है, जो जलीय पौधे होते हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, तना, जड़ें ये क्या होंगी, छोटी होती हैं। ये क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। ठीक है, ये कह रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही। ठीक है, फिर जड़ें आकार में बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। छोटी होती है, इतना भी छोटी नहीं होती है कि जो है सर्वाइव ना कर सके, नहीं तो उखड़ जाएंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट जाता है दूसरा, ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, सभी जलीय पौधे फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लावन करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछ रखा है, तो हमें आप यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। अब ये देखिए, जो जीव है वो श्वसन क्रिया जो करते हैं, जैसे मछली है वो जो है कुलोम, उसे क्या बोलते हैं, कुलोम। केचुआ, केचुआ के पास फेफड़े कहाँ होते हैं, ये तो गलत है। पौधे क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र के माध्यम से जो है ये होता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, पूछ रखा है सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरे ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इसमें देखिए यहीं पे फेफड़े की जगह अगर दे देता त्वचा, त्वचा, तो ये क्या हो जाता है, सांस। केचुआ जो होता है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों देखिए, मछली किसके माध्यम से सांस लेती है, कोलोन, कोलोन। ठीक है, और पौधे जो होते हैं ये जो सूक्ष्म रंध्र के माध्यम से, केचुआ क्या है, त्वचा के माध्यम से। ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे इसमें कह रखा है, फिजिक्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि दोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। अब देखिए वर्तुल गति क्या होती है, जैसे कि इस गति में क्या होता है, जैसे पत्थर, जो कोई पत्थर है कि आपके हाथ से दूरी समान होती है, जैसे कि कोई लोलक है और अगर आप घुमा रहे हैं उसे अपने हाथ से, आपके हाथ से और पत्थर की दूरी क्या हो, समान होती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति, जैसे मान के चलो एक कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ऐसे खड़ा है और यहाँ से ऐसे लेकर के एक धागे से पत्थर को बांध रखा है और इसे क्या है, इसे जो है ऐसे घुमा रहा है, घुमा रहा है, तो ये क्या होगा, आपके हाथ से इसकी दूरी क्या है, समान है ना, चारों तरफ ये क्या है, समान है। तो इस वाली गति को क्या बोलते हैं, वर्तुल गति बोलते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पंखे की पंखुड़ियां की गति आवृत्ति का उदाहरण, गति आवृत्ति का उदाहरण है ये। अब देखिए गति आवृत्ति क्या है, जैसे कोई वस्तु है एक निश्चित समय के अंतराल के बाद, जैसे कोई वस्तु है एक निश्चित समय होगा उसके अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हो, इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, कि गति आवृत्ति। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, ये आप बताइए, आपने सिलाई मशीन देखी होगी। अभी जैसे आवर्ती गति, अभी जस्ट मैंने समझाया कि कोई वस्तु अपने समय अंतराल के बाद पुनः जो है अ, गति दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति का जो एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे जो सिलाई मशीन की जो सुई है ये होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। किसी वस्तु की छाया, फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, अभी तक जो हम देख रहे थे वो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश जैसे स्रोत की जो है या पथ की जो है आवश्यकता होती है, जो कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक तरीके से प्रकाश
एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है, हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, तो स्टेटमेंट में सही हो जाता है। सही। यहाँ पे पूछ रखा है असत्य कथन कौन सा है, ये तो सही है। ठीक है, प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, ऐसा तो नहीं है, प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु नहीं होगी तभी जो है छाया होती है। जैसे अगर आप देखेंगे दिन के 12 बजे या शाम को 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास आप देखेंगे कोई व्यक्ति सनलाइट इधर आ रही है तो इसकी जो छाया होती है पीछे की साइड बनती है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, सनलाइट अगर ऐसे आ रही है, इसकी जो छाया है ऐसे बनती है, तो क्या ये पारदर्शी है? यहाँ पे कोई पारदर्शी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं होती है, तो पहला स्टेप ये सॉरी दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे असत्य पूछ रखा है, लेकिन दूसरा इसमें है, इसमें और इसमें पहला हमारा सही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि असत्य कथन पूछ रखा है, छाया जो है केवल पर्दे पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। छाया जो हमें अब यहाँ पे क्या पर्दा लगा है, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे पर्दा लगा है कि जो हमें दिखाई ना दे, तो छाया तो अपने मुँह पे देख भी सकता है व्यक्ति, तो ये क्या है, ये भी गलत होगा। और हमारा पूछा है असत्य कथन कौन सा, तो हमारा 2 और 3 ये हमारे स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं। सही समथिंग देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को, सॉरी, अब यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है, कहा है किसी वस्तु को छाया देखने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, और हमें देखना क्या है, असत्य कथन जो है हमें यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, असत्य कथन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि जो प्रकाश एक स्रोत आवश्यक है, तो ये तो सही होगा, प्रकाश के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है, प्रकाश के पास में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए। अब कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, असत्य कथन देखना है, ऐसा तो नहीं है कि पारदर्शी वस्तु चाहिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है, ऐसा भी तो नहीं है, केवल पर्दे पर थोड़ी ना दिखाई देती है, छाया तो ऐसे भी दिखाई देती है, तो लेकिन पर्दे पे भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे कि छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पे जैसे कि जो अगर छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें और इस प्रकार की जो अन्य सतहें होती हैं आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली छाया, ये क्या होते हैं, एक तरीके से पर्दे की तरह ही काम करते हैं, उन्हें ये बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत सारे एक बार मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, लेकिन ये क्या, जैसे कि जो कोई जमीन है, घर है, ठीक है, इस पे जो छाया लगती है, छाया आती है, एक तरीके से पर्दे के रूप में ही कार्य करते हैं। अगर आपने फिजिक्स को पढ़ा होगा तो आपको आसानी से रिलेट कर पाएंगे, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट सही होता है। तो हमारे यहाँ पे गलत कौन सा है, 2 नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पेरिस्कोप के विषय में हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है। पेरिस्कोप क्या होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, पेरिस्कोप पहले हम देख लेते हैं। विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है और हमें सत्य कथन देखना है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, पेरिस्कोप इसमें किसी भी प्रकार का परावर्तन का उपयोग होता है, जैसे पेरिस्कोप क्या होता है, इसमें परावर्तन का उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार का परावर्तन का उपयोग करते हैं, और ये कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। जी, ये हमारे स्टेटमेंट सही है, इसे मतलब कि पेरिस्कोप के दूसरी ओर भी देख सकते हैं, तो ये हमारा ये पहला बात है, दूसरा हमारा सही हिंदी का हो जाएगा। ये हमने 20 तक हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किए हैं, अभी हम यहाँ पे 26 तक करेंगे, इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 21 का जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की, अब यहाँ पे अगर आप जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह ये सब फिजिक्स में आता है तो उससे संबंधित है। तो विद्युत क्या है, विद्युत का जो परिपथ होता है, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल, जो टर्मिनल होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे होता है, प्लस माइनस ऐसे जुड़ा होता है ना, तो मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये क्या 2 टर्मिनलों के मध्य, ये क्या 2 टर्मिनल है ना, प्लस का भी है और माइनस का भी है, या इसी में से और भी ऐड और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ऐसे यहाँ पे, ठीक है, विद्युत का जब भी होता है 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत का जो प्रवाह होता है, जो संपूर्ण पथ कहलाता है। अब यहाँ से ऐसे जो हो जाएगी और यहाँ से होते हुए क्या एक तरीके से संपूर्ण पथ कहलाता है। ठीक है, अभी क्या ऑप्शन क्या कह रखा है, कह रहा है कि जो है विद्युत सेल ये धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। अब ये देखिए हमने जैसे फिगर यहाँ में एक बार फिर से ड्रॉ देता हूँ आपको क्लियर समझ में आए। ठीक, ठीक। मान के चलिए ये कोई विद्युत परिपथ है, ये ऐसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, ठीक है, तो ये ऐसे होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे जुड़ा होता है, तो ये क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जो है टर्न ऐसे करता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन क्या कर रखा है, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, यही क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में, अब एक तरीके से विद्युत परिपथ ना जो हम इलेक्ट्रिक लाइन बाहर जो खंभा लगे होते हैं उसमें देखते हैं, ये परिपथ इसी तरीके से कार्य करता है। तो विद्युत सेल धनात्मक टर्मिनल, ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव है ना, तो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जो है ये मूव करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा,
हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, और बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखेंगे 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, स्विच के बारे में कह रखा है। एक ऐसी सरल युक्त जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकता है उसे वह क्या है? स्विच ही तो है। जब हम देखिए बटन को ऑन कर देते हैं तो फैन बंद हो जाता है, जब बटन को ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है, जब बंद करते हैं तो जो है बंद हो जाता है। आप यहाँ पे फैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बल्ब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो क्या तो स्विच ही ऐसा होता है या बटन होता है जिसे जोड़ अथवा तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या रहा है? स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है स्वतंत्र रूप से चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर। अब जैसे मान के चलिए कोई चुंबक अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, तो हालांकि ये इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है, लेकिन अगर उसे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो उसकी दिशा क्या होगी? चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर आप कोई ऐसे चुंबक है, ये चुंबक है, इसको आपने ऐसे रस्से से लटका रखा और इसे दूसरे चुंबक की ओर देखेंगे, इधर देखेंगे तो ये क्या, इसमें जो है एक आकर्षण फोर्स भी लगता है ना, तो ये उत्तर की ओर थोड़ी ना है। या अगर इससे भी यहाँ से भी लगाएंगे तब भी जो है दोनों साइड इससे जो है फोर्स लगता है, तो इसमें क्या कर रखा है? केवल उत्तर की ओर लगता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि ये साइंस है, physics का है, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपको समझ जरूर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप 2 से 3 बार देखिएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना क्या है? सत्य कथन देखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, अब जैसे पहला रॉन्ग होता है तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए सभी चुंबकों के दोनों ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। अभी जस्ट ये समझाया, दो एक दूसरे की तरफ जब आकर्षण की ओर कार्य करते हैं तो इन्हीं को ही दो ध्रुव बोलते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है। जी हाँ, तो कंपास का होता है हमेशा जब उत्तर, अगर आपने देखा होगा तो ये इसे आप कीवर्ड के रूप में याद रख सकते हैं। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अगेन चुंबक का क्वेश्चन है, चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को क्या थोड़े से पीटा जाए? ऐसा तो नहीं है। ये चुंबक है, इसे आप कितने भी टुकड़ों में डिवाइड कर दो, क्या ये अपनी मूल प्रकृति को खोएगा जो उसका चुंबकत्व है? क्या तब भी वो जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा? जैसे आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो चुंबक होते हैं तब भी वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ये हमारा गलत है, पहला गलत है ये गलत है। ऊंचाई से गिराया जाए तो ये भी नहीं, चाहे जहां से गिराइए वो अपनी मूल प्रकृति को, उसका काम है चुंबकत्व को बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। गर्म होने पर ऐसा भी नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केचुए, फिर अगेन केचुए के संबंध में जो है क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? रीजन पूछ रखा है, क्यों? क्योंकि भारी वर्षा के कारण होता है। और क्या, जब भारी वर्षा होगी तभी जब जमीन जो है चिपचिपी हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की कमी ये सब नहीं होता है, भोजन की कमी वो तो मिट्टी ही खाता है, भूकंप के कारण ऐसा नहीं, तो भारी वर्षा के कारण, तो ये हमारा सही आंसर हो। ठीक है, अब ये देखिए जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? सही मिलान करने हैं। अब ये देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? पौधों में जो श्वसन हेतु उपयोग होता है। अब यहाँ पे जो पौधे वाला एग्जाम्पल है, ये 1 का 3 ये हो जाएगा, 1 A का 3। अब देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे 2 में है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है? जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। बी का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बी का 1 दे रखा था, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ 26 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, ये अगर आप पीडीएफ के लिए जो प्रिसीजन आईएएस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये वहाँ इनके जो है सारे, जब ये पूरी पीडीएफ हम कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्लास में जो हम इसे पूरा कवर कर लेंगे, के बाद आपको पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसका क्या होगा, ये जो है क्वेश्चन तो आपके ही रहेंगे, क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन आपको दोनों जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें हम मिलेंगे, इसी का सेकंड पार्ट ये हमने डिस्कस किया है, पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। तो साइंस का एक एवरेज वेटेज है, तो आप इसको याद रख सकते हैं और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके 2 से 3 बार करेंगे तो तैयार हो जाए। चलिए हम वो करिए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।